नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप सब ने इतनी ज़्यादा आपने रिक्वेस्ट की और मैसेजेस किए कि हमारी जो खेल नीतियां हैं, जो कि राज्य और केंद्र दोनों की, इन सभी को आप पढ़ाइए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये शानदार क्लास। इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करना, ताकि टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा जहां से आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। इसके अंदर मैं पूरा जीरो से लगाकर हीरो तक की बात करूंगा। आपके खेल नीतियां जब से शुरू हुई है, जब से लगाकर अब तक, और इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट और कर देंगे, लाइव के अंदर ही शॉर्ट कर लेंगे। आप जितने विद्यार्थी जुड़े, एक बार उन्हें सबको मैं पुनः नमस्कार करता हूं और आप सबका अभिनंदन, आपका स्वागत आपके अपने प्रतिज्ञा परिवार में। क्योंकि प्रतिज्ञा जो है वो आपकी है और आप हमारे हैं, और हम सब मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। एक आने वाले समय के अंदर एक बेहतर कल के लिए आज हम प्रयास करेंगे, ताकि आने वाला समय आपके जीवन में एक उदयमान सूरज के रूप में आए और आपके जीवन को खुशियों से, रोमांच से और आपके जीवन के अंदर बहुत प्रोग्रेस से भर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल सेशन। और मैं आप हमेशा कहता हूं कि आपको पीटीआई भी मुझे बनाना है, और पीटीआई बनाने के लिए जो हमसे प्रयास होंगे वो हम सब आपके लिए करेंगे। तो अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान बाकी है, कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पावरफुल सेशन आप सबके साथ, आप सबसे मिलकर। चलिए शुरू करते हैं, एक बार चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में एक नया अरमान लेकर चलो शुरू करते हैं। भारत और राजस्थान की खेल नीतियों की बात करें तो साथियों, सबसे पहले जो बात शुरू होती है तो ये आपके बात शुरू होती है 1992 से। भारत की खेल नीतियों के लिए देखिएगा, 1951 में हमने सबसे पहले एशियन गेम की मेजबानी की है। सबसे पहले एशियन गेम ही 1951 में शुरू हुए, जब पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। गुरुदत्त सोंधी व्यक्ति एक थे जो कि एशियन गेम्स के जनक कह सकते हैं। उनके साथ में महाराजा जो पटियाला के हैं यादवेंद्र सिंह जी, दोनों पंडित नेहरू से मिले और एशियन गेम की एक नई प्रस्तावना के बारे में बात किया। उसके बाद 1951 से एशियन गेम शुरू हुए और उसके बाद लगातार हर 4 वर्ष से एशियन गेम होते गए। 1982 में नोवा एशियाई खेल जो है वो भारत के अंदर पुनः आयोजित हुआ। जब हमारे यहाँ पर कहा गया कि यार हम एशियन गेम आयोजित कर रहे हैं, हम कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हम ओलंपिक्स में जा रहे हैं, बट हमारे परफॉर्मर जो है, हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कोई अलग से हम लोग कोई ऐसा खेल नीति का प्रावधान करें, ताकि आने वाले समय में हम बेहतर खिलाड़ियों को तैयार कर पाए और विश्व स्तर पर हमारे चैंपियंस जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन करें। इसके लिए खेल नीति सबसे पहले भारत की शुरू 1982 से शुरू हुई है। भारत की एशियाई खेल आयोजित हुए थे 1982 के अंदर ही। अब देखिएगा साथी, 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित खेल विभाग हुआ था। खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष उस समय बनाया गया। 1985 में खेल विभाग का नाम बदलकर युवा मामले और खेल विभाग कर दिया गया, और इसको फिर और थोड़ा सा आपके पास जो है थोड़ा सा और बदला गया। 1982 के अंदर हमने राष्ट्रीय कल्याण कोष को बनाया था, और इसका मुख्य आयोजन 1982 में हमारे यहाँ पर एशियन गेम हुए थे नई दिल्ली के अंदर, उसके बाद इसको बनाया गया। मई 2000 के अंदर आते आते भारत में खेलों को विकास करने के लिए, उनके अच्छे डेवलपमेंट के लिए हमने पूरा का पूरा स्वतंत्र मंत्रालय जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय, इसको अलग से पूरा का पूरा डेवलप कर दिया है, याद रख लीजिएगा। और 2008 के अंदर पूरा का पूरा आपके पास मामला रहा है, युवा मामले और खेल विभाग को अलग किया गया और दोनों विभागों को एक ही मंत्रालय के अधीन रखा गया। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये टाइमलाइंस थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास आती है राष्ट्रीय खेल नीति 1984। राष्ट्रीय खेल नीति 1984 क्या कहती है, तो इस नीति का उद्देश्य खेलों के विकास और उनके प्रचार के लिए व्यापक ढांचा तैयार करने का पूरा उद्देश्य था, कि हम लोग किसी भी तरह से खेलों का विकास कर पाए, उनका अच्छे तरीके से प्रचार हो पाए। और इन सबको इसीलिए करना है ताकि हम खेलों हेतु बुनियादी ढांचे को विकसित कर पाए, शारीरिक शिक्षा और खेल को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत करने पर जोर दिया गया, कि बच्चों की स्कूलिंग के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी पढ़ना जितना जरूरी है, उतना शारीरिक शिक्षा का भी महत्व है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये आपके मानसिक विकास के साथ आपके व्यावहारिक डेवलपमेंट के अंदर भी अपना पूरा दमखम रखती है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इन खेलों हेतु बुनियादी ढांचे को विकसित करने, शारीरिक शिक्षा और खेल के स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के ऊपर जोर दिया गया। इसमें शारीरिक शिक्षा और खेलों के सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खेलों हेतु बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के ऊपर बल दिया गया था। ये आपके पास पॉइंट देखिएगा। और सीधी सीधी बात है, खेलों और उनके प्रचार के लिए व्यापक ढांचा बनाने की बात कही गई, और स्कूली पाठ्यक्रमों के अंदर आपके शारीरिक शिक्षा और खेल को शामिल करने के ऊपर जोर दिया गया।
इसके अंदर नीति में हर 5 साल में, कितने साल में बेटा, 5 साल में प्रगति की समीक्षा का प्रावधान शामिल थे। इसमें खेल और एथलीटों के प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, देखिएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया जो साई है, SAI, उसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई है। वो भी राष्ट्रीय खेल नीति 1984 का ही भाग है, ताकि हम लोग खेलों के अंदर खिलाड़ियों को एक बेहतर एनवायरनमेंट दे पाए, उनको बढ़िया सुविधा दे पाए, बढ़िया आपके सैलरी दे पाए और उनका डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से कर पाए। राष्ट्रीय खेल नीति 1992 के अंतर्गत तो बात की जाएगी तो ये आपके पास 84 के बाद 92 के अंदर एक नई नीति आई थी, जो कि 1984 की नीतियों को आगे बढ़ा रहा था। 19 अगस्त 1992 को भारत सरकार ने 1984 की नीति को आगे बढ़ाते हुए खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसको भैया, खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की। पहले 1984 के अंदर जब आई तो साई की स्थापना हुई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया की, और जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली के अंदर है। उसके बाद 1992 के अंदर आई तो 84 की नीति को आगे बढ़ाने की बात की गई और टोटल 4 क्षेत्रों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की बात भारतीय सरकार ने कही थी। पहला तो था वो खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस तरह की आपने कहानी कथा सुनी होगी और स्कूल के अंदर भी इस तरह की चीज़ सिखाई गई थी। तो ये बहुत गलत चीज़ है। खेलने कूदने से व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बन सकता है, विराट कोहली बन सकता है, लियोनेल मेसी बन सकता है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो सकता है, वो डिडियर ड्रोग्बा हो सकता है ना, माइकल, आपके पास जो बात की जाए तो क्लार्क हो सकता है। बहुत सारे खिलाड़ी है, बहुत दुनिया के अंदर। सेरेना विलियम्स बन सकती है कोई बच्ची, कोई जाकर आने वाले समय में हो सकता है लवलीना बोर्गोहेन हो जाए वो। तो बहुत सारी चीज़ें संभावनाएं थी, परंतु बच्चों के दिमाग के अंदर, मन और मस्तिष्क के अंदर, जो छोटा कोमल बच्चा है उसके दिमाग के अंदर यदि हम लोग उस खेल के प्रति नकारात्मक चीज़ें डालेंगे तो उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसका जो पूरा का पूरा आपकी एथिक्स है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए सकारात्मक वातावरण बनाने के बारे में बात कही गई और साथ ही साथ में देश भर में खेलों के विकास को बढ़ावा देने के ऊपर जोर दिया गया और खेलों के प्रति स्पर्धात्मक स्तर में सुधार लाना, यानी कंपटीशन लेवल के अंदर सुधार लाने के बारे में बात की गई और जो गेम मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी जोर देने के ऊपर बात कही गई। तो गेम मैनेजमेंट को बढ़िया करना है, कॉम्पिटिटिव माहौल को तैयार करके उसको और बेहतर करना है, साथ में डेवलपमेंट के ऊपर जोर देना है और साथ साथ में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट गेम के लिए होना चाहिए। ये राष्ट्रीय खेल नीति 1992 के अंदर कहा गया है, जो कि 1984 के लक्ष्य को ही पुनः आगे बढ़ा रही है। इस बात को भी ध्यान रख लेना है साथियों। उसके बाद एक नई नीति आती है, खेल नीति 2001, और 1992 के बाद एक नई नीति आपके सामने आती है जिसके अंदर बात कही गई जो आपके खेलों के व्यापक आधार और उत्कृष्टता हेतु प्रयत्न करना है, बुनियादी ढांचे का उन्नयन और विकास, राष्ट्रीय खेल महासंघों और अन्य खेल निकायों को सहायता देनी है। साथ साथ में खेलों के अंदर आपके पास सीधी सीधी बात है, वैज्ञानिक तरीके और कोचिंग समर्थन को भी मजबूती के साथ प्रयोग में लेना है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन इसके अंदर करना पड़ेगा। महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, ग्रामीण युवाओं की बढ़ी हुई भागीदारी के ऊपर भी अपन को सुनिश्चितता करनी पड़ेगी। खेल प्रोत्साहन में कॉरपोरेट क्षेत्र की भागीदारी को भी अपन को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि कॉरपोरेट क्षेत्र भी आकर खिलाड़ियों के लिए संबल दे पाए और उनके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प से लगाकर उनकी टीचिंग एंड ट्रेनिंग के ऊपर भी काम कर पाए। बड़े पैमानों पर खेल की मानसिकता को बढ़ावा देने के ऊपर भी खेल नीति 2001 के अंदर बात कही गई। 1984 की नीति सबसे पहली नीति है। जब हमने अलग इसका पूरा मंत्रालय बना दिया उसके बाद जो है साई की स्थापना हुई। 1982 के एशियन गेम के बाद हमें लगा कि वाकई खेल के ऊपर काम किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 1984 की नीति, उसके बाद 1992, देन 2001 की नीति आई और 2001 की नीति के बाद यदि आप लोग जाएंगे तो खेलों के प्रसार अर्थात खेलों के सार्वभौमिकरण और सामुदायिक भागीदारी के ऊपर भी जोर दिया गया। यदि आप लोग उसके बाद की बात करेंगे, देखिएगा इसके कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि आप लोग यहाँ पर बात करेंगे, देश में खेलों के तीव्र विकास के लिए क्लब संस्कृति को बढ़ावा देने के ऊपर जोर दिया गया था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो ये थोड़े महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चा लोग, थोड़ा सा आप लोगों को सबको ध्यान रखना ही पड़ेगा ताकि चीज़ें आपके लिए पक्ष में रहे।
थोड़ी आवाज़ बीच में नहीं आई आप लोगों को, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कि आज आपके दिन की बात की जाए कि इस खेलों के प्रसार अर्थात खेलों का सार्वभौमिकरण या सामुदायिक भागीदारी के बारे में बात की गई है। क्लब संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। आईपीएल जो आज के दिन में इतना सब कुछ पॉपुलर हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था कि आईपीएल पॉपुलर होने से क्रिकेटर भी अच्छे आ गए हमारे पास। क्यों? क्योंकि आईपीएल होने से जन जन के आसपास में क्रिकेट पहुंच गया, और कोई छोटा खिलाड़ी जिसको राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिल रही थी, वो कोई ऐसे आपके मान लीजिए वैभव सूर्यवंशी आ गया, या बहुत सारे खिलाड़ी है, जैसे आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा एक बहुत अच्छे बॉलर है। आईपीएल के कारण बहुत सारे लोगों को मंच मिला, और क्लब संस्कृति से खेलों के विकास के अंदर भी भाग बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में उपलब्ध प्रतिभा और क्षमता का दोहन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने के ऊपर भी जोर दिया गया, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के अंदर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, स्थायी निकायों, खेल संघों, औद्योगिक उपक्रमों के साथ साथ नेहरू युवा केंद्र, जिसे NYKS के नाम से जानते हैं, वहां पर भी खेल क्लबों को एक साथ लाने के लिए काम किया गया, और ग्रामीण खेलों में जुड़ी योजनाओं के माध्यम से स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के ऊपर भी काम किया गया। शिक्षा के साथ एकीकरण इसका किया गया। ऑब्वियसली बात है, शिक्षा के साथ एकीकरण करने से भाई सीधी बात है कि स्वास्थ्य के ऊपर समग्र विकास बढ़ेगा, शिक्षा भी मिलेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आजकल तो नो ब्रेक डे बीच में शुरू हुआ है, जब खिलाड़ी के रूप में बच्चों को वहाँ पर परफॉर्म करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। स्कूल का भी ये मानसिक कल्याण, शैक्षणिक सफलता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार व्यक्तियों का निर्माण होता है। समग्र विकास की बात की जाए तो समग्र विकास जो है वो आपका शारीरिक भी होगा, मानसिक और भावनात्मक, इन तीनों को अपन लोग समग्र विकास के अंतर्गत रख सकते हैं, जहाँ पर पहला शारीरिक है, दूसरा मानसिक है, और तीसरा आपका भावनात्मक विकास है। आत्म पहल, आत्मनिर्देशन, आत्म अनुशासन, टीम वर्क, जिम्मेदारी, उनके सामने आने वाली चुनौतियों से लचीलापन और दृढ़ता के ऊपर भी शिक्षा के साथ एकीकरण से फायदे मिले हैं। चरित्र निर्माण के ऊपर भी जोर दिया गया है। यदि आप लोग चरित्र निर्माण के बारे में बात करेंगे, खेल छात्रों को कक्षा से परे आवश्यक मूल्यों को विकसित करने में मदद करते हैं, तनाव के अंदर कमी करते हैं, संज्ञानात्मक क्षमताओं के अंदर वृद्धि करते हैं। ये आपको याद रख लेना है। संज्ञानात्मक क्षमताएं जो है खेलों के अंदर पार्टिसिपेशन से बढ़ती है, और जीवन और करियर कौशल का विकास होता है। राष्ट्र निर्माण के अंदर आपकी यदि अच्छी स्वास्थ्य आदतें होगी तो आप अच्छे नागरिक बनेंगे, टाइम पे उठेंगे, उसके अलावा आप पूरी एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से करेंगे, तो चीज़ें आपके पक्ष में आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो ये आपके लिए अच्छा मामला रहने वाला है। तो ये सब आपको याद रखना है बच्चा लोगों, तो इम्पोर्टेंट भी है। तो यदि आप लोग देखेंगे आगे का मामला, तो आप सब इसको थोड़ा ढंग से देखेंगे। चरित्र निर्माण के अंदर ऑब्वियसली बात है काम कर ही रहा है। आप लोग देखेंगे आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, और आप लोग राष्ट्र निर्माण के अंदर भी यदि कोई अच्छा आदमी रहेगा तो वो चीज़ों को बेहतर करने का पूरा प्रयास करेगा, और होना भी चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति आदमी को हमेशा अपना जो है उत्तरदायित्व समझना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के अंदर आपका योगदान है ही है। आर्थिक विकास नौकरियां पैदा कर सकता है, और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। मादक द्रव्यों का उपयोग, तंबाकू, नशीली दवाओं और शराब का उपयोग करने की संभावना कम करता है। देखो, खिलाड़ी जो एथलीट होता है जनरली आपके किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। यदि नशा करता है तो उसको खिलाड़ी मैं नहीं कहता भाई। मेरे जीवन में हमने जब तक खेल खेला तब तक जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के नशे से आज भी हम दूर है। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हमने जीवन में यही कमाया है कि किसी भी तरह की गलत आदत नहीं है। दाल रोटी खाते हैं, खाटी चाय पी के सो जाते हैं बस, ठीक है। और अपन को कुछ भी जीवन में चाहिए नहीं। खाटी चाय से मतलब छाछ होती है, मारवाड़ी में कहते हैं इस तरह से, है ना। खेल नीति 2001 का मुख्य बिंदु क्या है? शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ खेल और शारीरिक शिक्षा के एकीकरण की बात करती है, ताकि एक अनिवार्य विषय बनाया जा सके। आज भी फिजिकल एजुकेशन स्ट्रगल कर रहा है। यदि फिजिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आपने अनिवार्यता इसके ऊपर नहीं दी तो आने वाले समय में हमारे पास मोटापा, मधुमेह और बाकी सब चीज़ें भी बढ़ेगी, क्योंकि आदमी के अंदर आलसपन आता है। खेल के प्रति आदमी का सकारात्मक दृष्टिकोण ही उसे फिट बनाता है, और इसीलिए देश भर के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय फिटनेस कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, और विशिष्ट खेल विद्यालय स्थापित होंगे। सभी स्तरों पर एक उपयुक्त अंतर स्कूल, अंतर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का प्रतियोगिताओं का भी संरचना के रूप में काम किया जाएगा। खेलों के अंदर उत्कृष्टता के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता के लिए क्या किया जा रहा है?
काम हो रहा है और काम इसीलिए हो रहा है ताकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे चैंपियंस तैयार करें। प्राथमिकता हमारी क्या है? क्षमता, लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर खेलों को प्राथमिकता दी जाए। उन खेलों के अंदर हम ज़्यादा अच्छे से काम करें जहां पर हमें लगता है कि इनमें बहुत जल्द अपन को इम्प्रूवमेंट आ सकता है। आनुवांशिक और भौगोलिक कारकों के ऊपर विचार करना है। विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिभा का दोहन करने के लिए देश में विभिन्न आनुवांशिक और भौगोलिक विविधताओं के ऊपर विचार किया जाएगा। जैसे हम लोग बात करें जिम्नास्टिक बनाम 100 मीटर जो मीटर स्प्रिंट है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई ये कहाँ से तैयार कर सकते हैं। जैसे कुश्ती जो है आपको ज़्यादातर आपको कहाँ मिल जाएगी? हरियाणा के अंदर मिलेगी। वहाँ पर इसी तरह का माहौल है, लोग हर कोई कुश्ती कर रहा है वहाँ पर, तो ये थोड़ा सा फायदा मिलता है। उत्कृष्टता केंद्र बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है, जो उच्च प्रदर्शन के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करे, उनको बढ़िया ट्रेनिंग दे, उन्हें तैयार करे और तैयार करने के लिए विशेष प्रकार के केंद्र और खेल अकादमियों का संचालन भी राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर हो रहा है, ताकि एक्सलेंस सेंटर खुलने से खिलाड़ियों की अच्छी पहचान हो, उन्हें ट्रेनिंग मिले, उन्हें तैयार करें और साथ साथ में उनके लिए स्पेशल सेंटर्स जो हो और अकेडमी जो जहां पर वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले पाएँ। बुनियादी ढांचे के विकास की बात की जाए तो आपके पास सहयोगात्मक प्रयास किए जा सकते हैं। खेलों में बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए कई हितधारक शामिल होंगे। प्रमुख एजेंसियों की बात करें तो संघ और राज्य सरकारें हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान, खेल संघ, क्लब और औद्योगिक उपक्रम। उद्देश्य क्या है? सभी क्षेत्रों के निरंतर भागीदारी के माध्यम से खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण, उपयोग और उचित रखरखाव सुनिश्चित करना है। इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके मुख्य मुख्य बिंदु आप लोग याद रखेंगे तो ये आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं राष्ट्रीय खेल महासंघों की बात होती है। सबसे पहली बात तो है ये ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है। जितने भी हमारे पास स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो आपके पास पूरे के पूरे ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है, स्वायत्त निकाय होते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और भारतीय खेल महासंघ NSF द्वारा संबंध राज्य और जिला संघों के साथ खेलों का प्रबंधन और विकास करने के ऊपर जोर दिया गया है और इसके अंदर आपके पास सहयोग मिल रहा है सरकार, एजेंसियों, महासंघों का राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के ऊपर सहयोग दिया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी पारदर्शी और जवाबदेहिता, NSF जो आपके पास राष्ट्रीय खेल महासंघ है के मॉडल के उप नियम और संगठनात्मक ढांचे को पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के ऊपर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो NSF है आपके पास द्वारा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, प्रतिभा को निखारने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करने के ऊपर भी जोर दिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अंदर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करना भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोगों ने वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 दिल्ली के अंदर 2010 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर हमने मेजबानी की है। बहुत सारे नए सपनों की उड़ान जगी है। लोगों ने सोचा हम भी आने वाले समय में रोहित शर्मा बनेंगे, किसी ने सोचा अभिनव बिंद्रा बनूंगा, कोई सोचा गगन नारंग बनूंगा, किसी ने सोचा मैं भी अवनी लेखरा जैसे प्रदर्शन करके पैरालंपिक में आने वाले समय में प्रदर्शन के माध्यम से मेडल्स लेके आऊँगी। इस तरह जैसे मैं मेरे जीवन के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मानता हूँ। भुवन मोहन कन्हैया, श्री कृष्ण जो आप हम सब भगवान के रूप में पूछते हैं, उन सब की बातों को हम जीवन के अंदर आदर्श मानते हैं। आज APJ अब्दुल कलाम साहब मेरे लिए आदर्श है। उनकी जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन से हम सीखते रहते हैं कि कैसे भी करके हम भी उस मुकम्मल जहाँ तक पहुँचे जहाँ ख्वाब हमने देखे हैं। तो जीवन में प्रेरणा हर व्यक्ति को लेनी है, अच्छे लोगों से ले। कई बार मैं देखता हूँ आज के दिन में लोग गैंगस्टर से प्रेरणा लेते हैं, मतलब बड़ा दुख होता है उन लोगों से कि यार किस तरह के बच्चे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। खेलों के वैज्ञानिक समर्थन का महत्व अच्छी तरह से स्थापित है। पोषण, मनोविज्ञान, चिकित्सा, औषध विज्ञान, शरीर विज्ञान, जैव यांत्रिकी और एंथ्रोपोमेटिक के साथ साथ खेल विज्ञान की अन्य शाखाओं के संदर्भ में अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ निरंतर आधार पर प्रत्येक खेल अनुशासन के समूह में जुड़ रहे हैं। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना खिलाड़ियों को वैज्ञानिक समर्थन भी अभी दौरान मिल रहा है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पोषण संबंधी सहयोग सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धी भावना के संरक्षण के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके लिए एक तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF और साथ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उनके खेलों की उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के ऊपर भी काम कर रही है। ये एक अच्छी बात है। उसके बाद खेल सामग्री के ऊपर भी, यदि कोई खिलाड़ी खेल खेलना चाहता है, सामग्री नहीं होगी तो कैसे परफॉर्म
परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हाई क्वालिटी के खेल उपकरण और उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। कच्चे माल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के लिए के तैयार खेल सामान के आयात को ओपन जनरल लाइसेंस की अनुमति दी जा रही है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नए नए प्रकार के इक्विपमेंट मंगाए जा रहे हैं और इन सभी के लिए इस प्रकार खेल प्रोत्साहन में शामिल महासंघों, संघों और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों तथा प्रतिबंधित खिलाड़ियों की सीमा शुल्क के ऊपर भी छूट दी जा रही है ताकि थोड़ा सामान सस्ता आ पाए। खेल सामग्री के लिए बिक्री कर में छूट और देश में कच्चे माल को तैयार खेल सामग्री की मुक्त आवाजाही से संबंधित मामले को राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी काम किया जा रहा है। इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपके पास देखिए, खेल खेल रहे हैं पर कोच वगैरह भी होने चाहिए, कोच के साथ रेफरी होने चाहिए, खेल वैज्ञानिक होने चाहिए, जज, एम्पायर और प्रशिक्षण का विकास आपके पास सब होना चाहिए। नीति खेलों के लिए कोचिंग मानकों और वैज्ञानिक समर्थन को उन्नत करने की आवश्यकताओं के ऊपर जोर दिया गया है। प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आपके पास दिया जाना चाहिए, यानी ट्रेनर्स जो होते हैं, कोच जो होते हैं, उनके लिए भी आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए और प्रशिक्षकों को अपने कौशल को बढ़ावा देने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा और साथ ही साथ में विदेशी अवसर भी मिलने चाहिए, यानी उन्नत प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षकों को विदेश भी भेजा जा सकता है, यानी विदेश जाओ और थोड़ी ट्रेनिंग सीख के आओ और नई चीज़ें सीखो, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया सतत है, सीखने की प्रक्रिया सतत है। जिस दिन दुनिया से APJ अब्दुल कलाम साहब गए थे तब भी वो एक कॉलेज के अंदर लेक्चर दे रहे थे। वो उनके जब राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति भवन जब खाली किया तो आप विश्वास नहीं करोगे, उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ किताबें थी, क्योंकि किसी भी आदमी के सीखने की प्रक्रिया सतत है। मैं हमेशा कक्षाओं के अंदर भी कहता हूँ, मेरे बच्चे मेरे भगवान हैं, मैं आपसे प्रेरणा लेता हूँ। कई लोगों को लगता होगा सर ऐसी मलाई लगाने के लिए, मक्खन लगाने के बोल सकते हैं। सच यकीन मानिए आप लोग, हम लोग 20वीं सदी के लोग हैं, हमारा जन्म 2000 से पहले हो रखा है, इसीलिए हम लोग जो है वो 20वीं सदी के हैं। आप में से ज़्यादातर लोग 21वीं सदी के हैं और आप मेरे से ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा प्रतिभाशील हैं। आपसे मैं बहुत सारी चीज़ों सीखता हूँ और सीखने से ही थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो सीखने की प्रक्रिया सतत है, वो होनी चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए कभी। तो यहाँ पर आपके पास सीधी बात है, उनको भी भेज रहे हैं विदेश, क्या पता सीख के आओ। अधिकारियों का विकास करने के बारे में बात की गई कि उनकी स्किल डेवलप जब तक नहीं होगी, है ना, और उनसे जो हमारे पास इस फोकस से एम्पायर, जज और रेफरी को भी लाभ मिलेगा, सीधी बात है, उनको भी सिखाया जाएगा। कोचों, जजों और रेफरी के लिए भी सहायता, कौशल विकसित करने और अनुभव हासिल करने में मदद के लिए प्रोत्साहन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, ताकि हमारे पास जो रेफरी है, कोच है और एम्पायर्स है, वो भी अच्छे स्किल्ड वाले हो। यदि अपन लोग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली बात है, उनको थोड़ी सी मान्यता दी जा रही है, वित्तीय सहायता मिल रही है, पहला चीज़ तो यही है। साथ साथ में आपके पास बीमा और चिकित्सा सहायता भी दी जा रही है, यदि इंजरी हो गई तो भी सरकार उसको देगी। साथ साथ में देखो भाई, अपना जो पूरा टाइम जो स्पोर्ट्स के ऊपर दे रहा है, तो पढ़ाई उससे हो नहीं रही है। पढ़ाई नहीं हो रही है तो हमारे पास जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं वो पूरी की पूरी पढ़ाई आधारित हो गई है। उसके अंदर आपके एंट्रेंस एग्जाम होने लगे, टेस्ट होने लग गए, तो टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट के अंदर भी जो खिलाड़ी अपने लिए खेल रहा है वो राष्ट्र के लिए खेल रहा है। अल्टीमेटली कोई भी खिलाड़ी जिला स्तर पर भी खेल रहा है तो भी वो आने वाले समय में राष्ट्र के लिए खेलेगा, इसी लिहाज से उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो उसके लिए नौकरियों के अंदर आरक्षण देना चाहिए। इसके अलावा आजकल तो हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर को तो डायरेक्ट नियुक्ति मिलती है और ऑफिसर क्लास के अंदर दी जा रही है, तो नौकरी के अंदर आरक्षण है। सामाजिक मान्यता और पुरस्कार मिलना चाहिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर उसको मोटिवेशन मिलना जरूरी है। उसको नकद पुरस्कार हो या कोई मेडल हो, उस तरह के ऊपर काम किया जाना चाहिए और रोजगार के ऊपर भी काम होना चाहिए। भाई देखो, सबको ब्रेड एंड बटर की आवश्यकता होती है, कुछ भी कह दो, खेलों के बारे में कितनी भी बातें कर लो, पर रोटी, कपड़ा और मकान जो बुनियादी आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति की, उसके लिए सरकार यदि प्राथमिकता से काम नहीं करेगी तो कोई भी व्यक्ति अपने खेल को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रख पाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पैसा चाहिए भाई उसका जीवन को चलाने के लिए। खेलों के लिए संसाधन जुटाना, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन खेलों के विकास के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। उच्च बजट की आवश्यकता होती है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार उसके लिए बजट बढ़ाए। और चूंकि यहाँ पर आज के दिन में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो कॉरपोरेट को भी यहाँ पर भागीदारी देनी चाहिए। जैसे आज के दिन में बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनी जो है अपना प्रचार करवाती है बट उनको सुविधा भी देती है। मान लीजिए किसी ने टी-शर्ट पहन रखा है आपके, मान लीजिए वीवो कंपनी का, वीवो भी अपने पैसों का काफ़ी सारा पैसा उस खिलाड़ी की ट्रेनिंग से लगाकर उसके डेवलपमेंट और वित्तीय सहायता में खर्च करता है। फिर आने वाले समय में वो एथलीट यदि बहुत बेहतरीन बन जाए तो वो
ऑब्वियसली बात उसका फ़ायदा लेंगे ही लेंगे। तो कॉरपोरेट भागीदारी बढ़नी चाहिए, त्रिपक्षीय समझौते होने चाहिए, जिसके अंदर सरकार, साथ में खेल महासंघ जो हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस है, साथ में कॉरपोरेट, ये तीनों मिलकर काम करें। क्योंकि देखो सरकार के भी बस की बात नहीं है सब कुछ करना, क्योंकि इतना पैसा भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के पास इतना सब पैसा है नहीं। अपन कहने की बातें बहुत सारी कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग कॉरपोरेट को भी शामिल कर ले, क्योंकि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर कोई भी कॉरपोरेट आना चाहता है, वो काम करना चाहता है, बट उसके लिए यदि कोई गाइडलाइन ढंग की बन जाए, उसके लिए भी कुछ नियम और कायदे बने और उनको भी कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी हो, तो खिलाड़ियों का भला वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी प्रचार कराना है। मान लीजिए आज वीवो आईपीएल आपने सुना हो, टाटा आईपीएल सुना हो, आज आपने आईपीएल के अंदर किसी भी खिलाड़ी की ड्रेस देखी हो, तो वो एक तरह का तो पूरा प्रचार का पोस्टर लग रहा है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, हर जगह तो लिखा हुआ है, कोई जगह छोड़ी नहीं उन्होंने जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ हो। तो ताकि उससे क्या होता, प्रचार होता उनका और उनसे पैसा उनको मिलता है, तो इसलिए वो खर्चा भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एनएसडीएफ की बात की है। एनएसडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एनएसडीएफ, जो राष्ट्रीय खेल विकास कोष है, यानी हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। और इसके अंदर पूरा का पूरा जो है केंद्र सरकार ने इसको शुरुआत की है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभिक योगदान से स्थापित हुआ है। इस फंड के अंदर योगदान बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय यदि कोई भी करेगा, घरेलू स्तर पे करेगा, आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेगा, तो उसे 100% वहाँ पर आयकर यानी इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिलेगी। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। खेलों और पर्यटन के ऊपर जोर दिया गया है। यदि आप लोग देखेंगे अंतर संबंधों के ऊपर काम किया गया है, जहां पर इंटर टूर्नामेंट होंगे, राजस्व सृजन के ऊपर काम किया जा रहा है। खेल और पर्यटन को एकीकृत करके विकास पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सकता है, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। अभी आपको पता है तो है ना, फ्रेंच ओपन हुआ था, ओपन टूर्नामेंट हुआ था, जो उसमें बहुत सारे लोग देखने गए थे, यहाँ से लोग गए थे। फाइनल मैच मान लो फुटबॉल का हो रहा है, फीफा का हो रहा है, तो कितने सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। टिकट ब्लैक होता है, वहाँ पर ब्लैक में मिलता है टिकट, क्योंकि वहाँ पर्यटन बढ़ चुका है, सब चीज़ें हो चुकी है, खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। और साहसिक खेलों में पर्यटन को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण क्षमता है। खेल पर्यटन और संबंधित विषयों में संबंधित संघ, राज्य सरकारों से संबंधित मंत्रालयों, विभागों द्वारा कार्यक्रमों सुनियोजित और समन्वित क्रियान्वयन करना, जिसके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों हेतु संयुक्त एकीकृत योजनाओं और प्रस्ताव को तैयार करना है। इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। संचार मीडिया का भी अपना योगदान है, भले वो केंद्रीय मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या उनके उद्देश्य क्या है कि देश भर में मजबूत खेल संस्कृति का निर्माण करना। संचार मीडिया का प्रमुख योगदान है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में आज के दिन में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। भूमंडलीकरण यानी वैश्विक सहयोग की भी बात की जा रही है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। खेल आदान प्रदान कार्यक्रम हो रहा है, यानी भारत इस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए मित्र देशों के साथ इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है, जहाँ एथलीटों को यहाँ पर प्रशिक्षण, हमारे वालों को वहाँ प्रशिक्षण मिले और अच्छे खेल से अच्छे खिलाड़ी तैयार हो। खेलों में वैज्ञानिक सहायता और अनुसंधान के ऊपर काम किया जा रहा है। खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और खेल नीति 2001 समय समय पर समीक्षा की जाएगी, इस तरह की बात इसमें कही गई है। खेलों में तकनीकी और अन्य प्रगति को शामिल करने के लिए समायोजन किया जाएगा। उसके बाद नई खेल नीति आती 2007, सबसे पहले 1984, 1992, 2001 और 2007, ये 4 खेल नीतियों का नाम याद रख लेना, काम आपका हो जाएगा। बस इसका जो ड्राफ्ट है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। राष्ट्रीय खेल नीति 2007 एक प्रारूप नीति थी, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में खेल ढांचे को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाना है। और इस नीति के विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य सरकार, इसके अलावा हमारा जो भारतीय ओलंपिक संघ है वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और इसके अलावा आप लोगों से पूछ सकता है कौन साथ में काम करेगा, तो भैया हमारे पास जो भी एक तो जो हमारे पास राष्ट्रीय खेल महासंघ है, उसके अलावा हमारे खेल प्रशासक और खिलाड़ियों के साथ चर्चा की गई थी। हालांकि सरकार ने इस प्रारूप नीति को वापस लेने का निर्णय लिया और इसके स्थान पर पूर्व लागू खेल नीति 2001 को ही जारी रखने का विकल्प वहाँ पर चुना था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। भारत में खेलों के विकास संबंधी मुद्दे, जो भारत जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या और 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी खेल विकास के क्षेत्र में कई गंभीर मुद्दों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला तो भैया हमारे यहाँ पर यदि गवर्नेंस ऑफ स्पोर्ट्स देखेंगे तो भ्रष्टाचार और उत्तरदायित्व की कमी है, इतना ज़्यादा करप्शन है और साथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा है। और इससे सभी खेल महासंघ जूझ रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। बेचारे छोटे छोटे खिलाड़ियों के पैसे खा जाते लोग। उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति, जो कि बीसीसीआई की जांच कर रही थी, आपको पता हो, और राजस्थान उच्च न्यायालय जिसके अंदर एनके जैन समिति है, खेल संगठनों के विवाद और राजनीति को सुलझाने का हस्तक्षेप किया। आज के दिन में भी देख लीजिए, कोई भी आप लोग कितना भी बड़ा खेल महासंघ देख लीजिए, उसका हेड कौन है?
ज़्यादातर 99% का आपको नेता मिलेगा। अरे भाई, नेता को थोड़ी पता खेल कैसे खेला जाता है, उनको तो ये पता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा सकता है, किस तरह से चोरियां की जा सकती है, किस तरह से गरीब के पेट में लात मारी जा सकती है। उसको क्यों ला रहे हो यार? खिलाड़ी को आगे लाओ ना, जिसने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन किया उसको कोई आप महासंघ की जिम्मेदारी दे दो, वो अच्छा ही काम करेगा। या इसके लिए भी कोई अलग तरीके का एंट्रेंस एग्जाम करा दो यार। कुछ भी कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी करी जा सकती है। नेता लोगों को क्यों डाल रहे हो इसके अंदर? पर नेता लोगों को भी मलाई मिल रही है, जाना ही चाह रहे हैं, नाम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब मिल रहा है। खराब आधारभूत ढांचा है, मतलब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं कमी है। स्कूल के अंदर तो खेलने से मना किया जाता है, और आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर चाहिए, हमें विराट कोहली चाहिए, हमें साइना नेहवाल चाहिए। अरे भैया, ऐसे थोड़ी बनेंगे। बुनियादी खेल सुविधाओं के अंदर प्राकृतिक प्रतिभाओं को विकसित करने के ऊपर जोर देना पड़ेगा। प्रतिभा का दमन किया जा रहा है, उचित संसाधन नहीं मिल रहे, स्कूल स्तर पर ही काम नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो आगे चीज़ें नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी को लग रहा है टॉपर बनना है, टॉपर बनना। अरे भाई, मैंने जीवन के अंदर देखे हैं 95-97% 12वीं बोर्ड में लेके आ गया, लाइफ में फेल हो गया। क्या मतलब इनसे? परसेंटेज जरूरी है, पर इतना भी जरूरी नहीं है कि आप अपने जीवन को ही जो है भूल जाएं। खेल संस्कृति का अभाव है, द्वितीयक दर्जा मिलता है क्योंकि खेलों के लिए तो स्पोर्ट्स करें भाई, ऐसे लोग कहते हैं। उसको मतलब हिकारत भरी दृष्टि से देखते हैं, मतलब बेचारे को ऐसे देखते हैं कि मतलब यही मतलब क्या कर रहा है तू, कोई आतंकवादी है जैसे वो। अरे भाई, वो खेल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है वो बहुत बढ़िया एथलीट बन जाए। पढ़ने वाला हर बच्चा आईएएस बन जाएगा क्या? तभी तो मैं कहता हूँ मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। कोशिश करते रहनी चाहिए, है ना। भारत में खेलों को एक पूरक गतिविधि माना जाता है, न कि एक व्यावसायिक कैरियर विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसी के कारण तो एथलीट नहीं आ रहे हैं। भारत में संचरित युवाओं के कार्यक्रमों की कमी है, और इससे प्रारंभिक स्तर पर ही प्रतिभा को पहचान और पोषण नहीं मिल पाता है। कॉलेज और स्कूल के अंदर जो मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। योजना और नीति का अंतराल है भैया। हमारे यहाँ टाइम पे योजना ना बनती है, ना योजना बनने के बाद उनकी समीक्षाएं होती है, ना हमारे पास कोई खेल नीतियाँ हैं। राज्य स्तरीय नीतियों की बात की जाए, कोई यहाँ पर नीतियाँ है ही नहीं। पुरानी राष्ट्रीय खेल नीति 2001 पे अटके हुए पड़े हैं अभी तक, है ना। और 2007 में लाए तो बोला ना ये सही नहीं है, पुराने वाली ठीक है। समग्र नीतियों की आवश्यकता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो रहा है, और नौकरशाही भी वहाँ पर बहुत हावी हो रही है, जिसके कारण एथलीट और एथलीट के अलावा कोच और बाकी सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे भाई भतीजावाद चल रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, और अयोग्य व्यक्ति निर्णय निर्माण के अंदर काम कर रहा है। राजनेता वहाँ पर आ गया, वो खिलाड़ियों के विकास को बात कर रहा है। भाई, उसको खुद को नहीं पता खेल खेलते गए, उसको ये नहीं पता इस स्पोर्ट्स में खिलाड़ी कितने होते हैं, और वो कह रहा है इस खिलाड़ी को लिया जाएगा, इस खिलाड़ी को नहीं लिया जाएगा। और ज़्यादातर हमारा कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक गेम को ही हम प्राथमिकता दे रहे हैं, क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक जैसे खेल की पहचान आज भी संघर्ष की स्थिति में है। कुछ सालों के अंदर बैडमिंटन, फुटबॉल और कबड्डी के अंदर लोकप्रियता प्राप्त की है, परंतु अभी भी इतना अच्छा उसके अंदर भी मामला है नहीं। डोपिंग और नैतिक समस्याओं से खिलाड़ी जूझ रहे हैं। कई खिलाड़ी जो बेचारे डोपिंग नहीं भी करना चाहते, उनको नहीं पता कि डोपिंग से कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से काम किया जा सकता है, उनको पता ही नहीं, तो उनके ऊपर काम हो नहीं रहा है। इसके अलावा सुझाव की बात की जाए, निवेश के अंदर जब तक वृद्धि नहीं होगी, बाहर की संस्थाएं नहीं आएगी, निजी क्षेत्र इसके अंदर काम नहीं करेगा, तब तक चीज़ें होने वाली नहीं है। संरचना के अंदर सुधार के अंदर बेसिक स्तर पर खेल अकादमियाँ तैयार हो, ग्रामीण स्तर पर भी प्रतिभाओं की पहचान हो, स्कूल कॉलेज के अंदर ही चीज़ों को बेहतर करने के ऊपर काम किया जा सके। दोनों पॉइंट हो गए। नौकरशाही के अंदर कमी होनी चाहिए भाई, पेशेवर जो है उसके अंदर खेल प्रशासन के ही लोग आए तो ज़्यादा बेहतर है। विविधताओं को बढ़ावा देना, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम करने के ऊपर जोर देना चाहिए, और क्रिकेट के अलावा भी दूसरे गेमों के ऊपर भी काम होना चाहिए। जन भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, और जन भागीदारी से लोगों को भी मन और मस्तिष्क के अंदर ये चीज़ डालनी चाहिए कि भाई खेल बहुत ज़रूरी है, और खेलने से ही जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है, और इसको पूरक चीज़ें नहीं समझी जाए। उसके बाद 2024 का जो ड्राफ्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो विजन है, राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, इसका पूरा का पूरा एक टर्म है, ये आपको याद रख लेना है। राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, अमृतकाल में राष्ट्र के समग्र विकास हेतु खेलों की शक्ति का उपयोग करना। नीति का उद्देश्य जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय स्तर तक खेल संस्कृति और पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करना, जिससे भारत वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। यह आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य व कल्याण हेतु जन आंदोलनों के रूप में खेलों को बढ़ावा देती है। इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिकाएं भी तय की जा रही है, इनकी जवाबदेहियों के बारे में बात किया जा रहा है। यदि आप लोग यहाँ पर भी बात करेंगे तो केंद्र सरकार के ऊपर ये जोर है कि राज्य
राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण, वित्तीय और परिचालन सहायता प्रदान करना, विनियामक मानक स्थापित करना, प्रमुख आयोजनों को सुगम बनाने के ऊपर काम करना। राज्य सरकारों के ऊपर है भी राष्ट्रीय जो नीतियाँ आ रही है उनको क्षेत्रीय स्तर पर, बिल्कुल बेसिक स्तर पर, एलिमेंट्री स्तर पर उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। साथ ही साथ में स्थानीय संरचनाओं को प्रबंधन होना चाहिए। छोटी छोटी जो भी हमारे पास फंडामेंटल बॉडीज है उनका सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए और ज़मीनी स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए और अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी उनकी जवाबदेही कही गई कि केंद्र यदि पैसा पूरा नहीं भेज रहा है तो राज्य सरकार का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी पैसा दे। और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के अंदर अलग अलग खेलों का विकास और उनके विनियमन के ऊपर काम किया जा सकता है और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी राज्य सरकारें जोर देगी। ऐसा हमने 2024 के ड्राफ्ट के अंदर देखा है। उद्देश्य सीधी बात है, ये उद्देश्य है जमीनी स्तर पर से लेकर उच्चतम स्तर तक सभी वर्गों की भागीदारी, समग्र खेल विकास के ऊपर काम करना, प्रतियोगिताओं और लीगों का आयोजन करना जिससे एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक ढांचा तैयार हो। फिजिकल लिटरेसी के ऊपर काम होना चाहिए, शारीरिक साक्षरता होनी चाहिए कि भाई खेल जो है बर्बाद नहीं करते, आबाद भी कर सकते हैं। इनका क्रियान्वयन होना चाहिए। खेलों और व्यायाम की संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए। प्रतिभा की पहचान और उनके विकास के लिए काम होना चाहिए। देश भर में खेल अवसंरचना और सम्मान की पहुंच सुनिश्चित और खिलाड़ी केंद्रीय सहायता तंत्र का विकास जिससे उनका समग्र विकास हो पाए। सब ये कोई एग्जाम के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, थ्योरी लिखी हुई है, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आपके पास प्रमुख स्तंभ की बात की जाए खेल नीति 2024 के अंदर तो वैश्विक मंच पर राष्ट्र की उत्कृष्टता के ऊपर काम किया गया है। आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक विकास हेतु खेल, खेलों के अंदर जन आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। खेलों को शिक्षा से जोड़ना ताकि छात्रों के और युवाओं के अंदर समग्र विकास, जीवन कौशल का संवर्धन हो जिससे शैक्षणिक और खेल दोनों क्षेत्र के अंदर उत्कृष्टता वो प्राप्त कर पाए। उसके बाद राजस्थान की खेल नीति आती है 2012 की और 2012 की खेल नीति के अंदर ये कहा गया खेल मानव संसाधन विकास रणनीति में से एक अनिवार्य तत्व होना चाहिए और इस उद्देश्य से युवाओं की आत्मविश्वासी, संगठित और सक्षम कार्यबल बदलने के लिए खेलों को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव है जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण संबंधी परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होगा। इस तरह की बात हम लोगों ने राज्य खेल नीति 2012 के अंदर कही है। इसका उद्देश्य बात की जाए उच्च नैतिक मूल्य, उच्च नैतिक आपके पास कॉमरेडशिप तैयार करने, उनके साथ में उत्कृष्टता की इच्छा को अपनाकर खेलों की संस्कृति का निर्माण करने के ऊपर जोर दिया गया है और साथ साथ में अपने सभी नागरिकों को खेलों में भाग लेने, उनके अंदर अवसर प्रदान करने और उनकी एक्सीलेंस को बढ़ाने के ऊपर काम किया जा रहा है आपकी राज्य खेल नीति 2012 के अंतर्गत। उच्च गुणवत्ता वाले खेल बुनियादी ढांचों का विकास करना, उनका रखरखाव और इसका इष्टतम उपयोग करने के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देना, उन्हें समर्थन देने के ऊपर काम किया जा रहा है। खेलों में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और खेलों के अंदर उत्कृष्टता हासिल करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे तभी तो नए खिलाड़ी तैयार होंगे, नए प्रेरणाएं वहां पर जगेगी, नए एथलीट भी आने वाले समय के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने का अपने अंदर हौसला भर पाएंगे। पैरा एथलीटों के लिए विशेष आवश्यकताओं की पहचान, राजस्थान राज्य में साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। विजन जो है खेल सुविधाओं का विकास करना, खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना, ये सब रामायण को मतलब नहीं है। उसके बाद 2013 की नीति आई है, इसके भी बिंदु आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि नागरिकों को खेलों के लिए आकर्षित करने का सकारात्मक माहौल देना, उत्कृष्टता को बढ़ाना, उच्च गुणवत्ता वाले खेल बुनियादी ढांचे को विकास और उनका रखरखाव करना है। सेम ही बातें हैं, कोई बात फर्क है नहीं, नाम याद रख लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें है नहीं। बुनियादी खेल अवसंरचना का विकास करना, प्रशिक्षण देना, एथलीट कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ विकास 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 चिल्लाते चिल्लाते आज 80 साल हो गए, कभी हुआ नहीं आज तक। शारीरिक शिक्षा और खेल के शिक्षा अनुसंधान और ज्ञान का विस्तार करने के उद्देश्य से ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पहला, खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करना है? झुंझुनू के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कहा गया है आपकी जो राज्य खेल नीति 2013 के अंतर्गत ये कहा गया है झुंझुनू के अंदर हम लोग क्या खोलने वाले हैं? पहला खेल विश्वविद्यालय खोलने वाले हैं। उसके विशेष खेल गतिविधियों के अंदर महिला खेल, आदिवासी खेल, साहसिक खेल और पारंपरिक खेलों के ऊपर जोर दिया गया है। इंडिजियस गेम खेलेंगे। 2024 का जो ड्राफ्ट है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। दृष्टि और उद्देश्य, इस नीति का उद्देश्य राजस्थान के खेलों के अंदर उसको अग्रणी राज्य बनाना है। हम लोग फास्ट फॉरवर्ड पिच पे आ जाएं, इसके लिए काम हो रहा है और होना भी चाहिए।
यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हम लोग 2019 तक भी कुछ चीज़ें प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि सभी के लिए खेलों को बढ़ावा देने के ऊपर काम किया जा रहा है। 2024 का आप ड्राफ्ट देखेंगे तो हम लोग आने वाले समय में सबसे आगे रहना चाहते हैं भारत के अंदर, खेलों के अंदर। और साथ ही साथ में पूरा का पूरा मामला जो है खिलाड़ियों को केंद्र में रखकर किया जाएगा, इस तरह की बात हमने कही है। खेलों को बढ़ावा देने के ऊपर काम किया जा रहा है और खिलाड़ी केंद्रित ढांचा विकसित करने के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। बाकी ये सब चीज़ों को इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, सब नीतियों में ये सेम ही लिखा गया है। और इसके अलावा हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, राजस्थान राज्य खेल परिषद जो है वो आपके पास प्रशासन और प्रबंधन में काम करेगा। बाकी इसके अंदर कोई विशेष बात है नहीं बच्चा, ये इंपॉर्टेंट बात है। राज्य में खेल विकास के लिए मुख्य प्राधिकरण हमने बनाया है राजस्थान राज्य खेल परिषद जो है आपके पास। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद भी इसको कहा जाता है, वो एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। नीति के अंदर हमने जिस तरह से प्रोफेशनल और प्रशासनिक सुधार के ऊपर काम किया है, वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, खेल तकनीकी विंग का गठन करने की बात की जा रही है। इससे पहले कृष्णा जो पुनिया है वो आपके चुरू से विधायक थी, वो थी, परंतु अब वर्तमान में कांग्रेस सरकार चली गई है, तो नीरज के पवन के पास राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जिम्मेदारी है, जो आईएएस अधिकारी है, ध्यान रख लेना। एथलीट कमीशन का गठन करने के ऊपर बात कही जा रही है, 10 सदस्यीय निकाय बनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। खेल तकनीकी का विंग का पूरा एकदम अलग से गठन बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है। पदाधिकारियों के लिए आपके कार्यालय सीमा भी बताई गई है कि अधिकतम 3 कार्यालय प्रत्येक 4 साल का और 70 वर्ष की आयु सीमा इसके अंदर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आदमी यहाँ पर नहीं रह पाएगा। प्राथमिकता वाले खेलों के ऊपर पूरी जानकारी और पूरा जोर दिया जा रहा है। आपके प्रदर्शन, प्रतिभा और 3 चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। एक तो भागीदारी के ऊपर, प्रदर्शन के ऊपर, उनकी प्रतिभा के आधार पर 3 श्रेणियों के अंदर से कैटेगराइजेशन किया गया है। प्राथमिकता की बात की जाए, उस संभावना हमारी जो है एथलेटिक्स में है, शूटिंग, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, महिला हॉकी, बॉक्सिंग, जूडो और योग के ऊपर हम लोग प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। हमारी जो सेकेंड और थर्ड प्राथमिकता इनके अलावा दूसरे गेम्स के ऊपर है। खेलों के ढांचे के विकास के लिए भी हम लोगों ने आधुनिकीकरण मिशन के तहत विभिन्न स्तरों, ग्राम पंचायत, तहसील स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर पर सुविधाओं को विकसित करने के ऊपर काम किया जा रहा है। स्पोर्ट्स नर्सरी, स्कूल परिसरों में 6 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए बेसिक कोचिंग और उपकरण को उपलब्ध कराने के ऊपर काम किया जा रहा है। एक्सलेंस सेंटर और उच्च प्रदर्शन केंद्र खोलने के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। खिलाड़ी और कोच के विकास के ऊपर भी काम किया जा रहा है। इसके अंदर आपके पास टर्म्स की बात करेंगे तो एक तो वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, जो खिलाड़ी और कोच दोनों के लिए काम कर रहा है। कोच एक्सचेंज कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर क्षेत्रीय समानता को दूर करने और कौशल को बढ़ावा देने के लिए कोच एक्सचेंज हो रहे हैं। पुरस्कार और मान्यता दी जा रही है, यार पैसा वैसा मिलेगा, थोड़ी सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आएगा, पॉजिटिव एनर्जी सब में आएगी, तो यहाँ पर भी वही काम किया जा रहा है। सहायता और उपाय के लिए आपके पास देखिएगा, उनके लिए सबसे पहला तो चिकित्सा बीमा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 10 लाख और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 5 लाख का बीमा मिल रहा है। पेंशन योजना दी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, पैरा एथलीट और कोच के लिए 20,000 रुपया महीने का राज्य सरकार दे रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे स्वदेशी और जनजातीय खेलों को भी प्रोत्साहन देने के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें गिल्ली डंडा हो गया, खो खो, कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना, खासकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के अंदर। इसके अंदर हम लोगों ने निजी क्षेत्र की भी भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा, जहां पर हम लोग जो है आपके PPP मॉडल यानी आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम किया जा सके। यहाँ पर आप निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत यहाँ पर जो है निजी क्षेत्र को भी लाया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पर जो लगातार इंटरेक्शन बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ में CSR फंड जो होता है, एक्चुअली जितनी भी बड़ी कंपनीज है जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, उनको अपनी पूरी टोटल टर्नओवर का 2% जो है आपकी CSR एक्टिविटी में खर्च करना पड़ता है। तो CSR के अंदर भी खेल विकास के लिए कॉरपोरेट साझेदारों का सहयोग लेने का पूरा काम चल रहा है। अब आप जल्दी से बताइए CSR का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ध्यान रखना था, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रियान्वयन और निगरानी की बात की जा रही है। यहाँ पर आपके पास RSSC
युवा मामले और खेल विभाग के मार्गदर्शन में नीति को लागू किया जाएगा। डिजिटलीकरण होगा, जिससे खेल प्रबंधन के लिए ई टूल का उपयोग होगा। नियमित मूल्यांकन, कोच और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान राज्य खेल नीति 2024 का मसौदा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, ढांचे को सुधारने, खेल खिलाड़ियों और कोचों का समर्थन करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का व्यापक योजना है। इसका सफल क्रियान्वयन राजस्थान को राष्ट्रीय खेल के अंदर अग्रणी राज्य बनाने का पूरा लक्ष्य है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा हमारे पास संघों का पंजीकरण, मान्यता और विनियमन के लिए अधिनियम बना रखा है 2005 का, जो 18 अगस्त 2004 से लागू हो रखा है। इस अधिनियम एक खेल संघों के पंजीकरण, मान्यता, विनियमन और राजस्थान राज्य में खेल संघों की गतिविधियों, मामलों सुविधाजनक बनाने और विनियमित करने के लिए राजस्थान राज्य को प्रस्तुत करने के अधिकार की मान्यता और नियमितीकरण के लिए प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राजस्थान खेलों का पूरा पंजीकरण हो रहा है और इसका विस्तार पूरे राज्य के अंदर है, ताकि हम लोग अच्छे नियम बन। साथियों, आप लोगों को देखो थोड़ा सा बीच में यहाँ पर हम बात कर रहे थे, CSR का पूरा नाम आपके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ में हमने इसके क्रियान्वयन और निगरानी की बात की है। RSSC युवा मामले हो गए, खेल विभाग के मार्गदर्शन के अंदर नीति लागू हो रही है। डिजिटलाइजेशन हो रहा है, खेल प्रबंधन और ई टूल्स का उपयोग हो रहा है। नियमित मूल्यांकन, जिससे खेल और खिलाड़ियों के कोच और सबका का पूरा वहाँ पर प्रदर्शन की समीक्षा हो रही है। राजस्थान राज्य खेल नीति 2024 का मसौदा राज्य की खेल संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है और आने वाले समय में हम लोग राजस्थान जो है भारत का नंबर 1 खेल के अंदर राज्य बने, इस तरह की आकांक्षाएं हमने की है। राजस्थान खेलों के अंदर संघों के पंजीकरण, मान्यता और विनियमन के बारे में बात हो रही है। 18 अगस्त 2004 को ये बात हुई थी और राजस्थान राज्य के अंदर जितने भी खेल संस्थाएं हैं, जो महासंघ है, उनके नियम किस तरह से बनेंगे, किस तरह से सब चीज़ें होगी, इन सब के बारे में बात कही गई है। अलग अलग हम लोग यहाँ परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे, तो देखिए आप परिभाषा क्या क्या है। यदि आगे की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास प्राथमिक खेल निकाय ओलंपिक एसोसिएशन हमने बना रखा है। राजस्व जिले में संचालित एक खेल इकाई, जो कि आपके पास न तो राज्य स्तरीय खेल संघ और न ही जिला स्तरीय खेल संघ है, व्यक्तियों द्वारा गठित किया जाता है। उपमंडल या तहसील या शहर ग्राम स्तर पर काम होता है। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन भी जो आपके पास काम कर रही है, राजस्थान के अंदर गठित होती है और राजस्थान के खेलों का नियमन करने में हेल्प करती है। राजस्थान राज्य खेल परिषद का तात्पर्य जो है आपके सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के अंदर 1958 में पंजीकृत एक आपके पास परिषद है। यदि भारतीय खेल प्राधिकरण साई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1984 में होती है। 1982 के नई दिल्ली के अंदर आपके 9वें एशियाई खेलों की विरासत को जारी रखने के लिए इसको शुरू किया गया था। भारत सरकार के खेल विभाग के अंतर्गत काम करता है। साई का सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकरण है, ये भी आपको याद रख लेना है। जिस तरह से इसका यहाँ पर आपके पास सोसाइटी एक्ट 1958 में पंजीकरण है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का, उसी प्रकार से इसका भी आपको याद रख लेना है। साई को सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। साई भारत में खेलों के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विशिष्ट एथलीटों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। साई निम्नलिखित के लिए विभिन्न योजनाएं भी संचालित करता है, जैसे युवा प्रतिभा की पहचान, युवा एथलीटों का विकास करना। ये योजनाएं पूरे भारत में क्षेत्रीय और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। साई शारीरिक शिक्षा और खेल में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है। नई दिल्ली में कई प्रमुख स्टेडियम का रखरखाव भी साई के द्वारा होता है। सूक्ष्म स्तर पर प्रतिभा खोज करना साई का मेन उद्देश्य था और उत्कृष्टता की ओर प्रतिभा को पोषित करना भी इसका मेन केंद्र था। प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर वहाँ पर देने के लिए काम करने के बारे में बात हुई थी। वैज्ञानिक खेल उपकरण और वैज्ञानिक कर्मियों के साथ प्रशिक्षण की सहायता के बारे में साई का शुरुआती प्राइम फोकस रहा है। राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण की बात हो रही है, बाकी ये सब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली के 4 स्टेडियम परिसरों और एक शूटिंग रेंज का रखरखाव का यूनियन का काम भी साई के पास ही है। व्यापक आधार वाले खेलों के लिए विभिन्न विषयों में उच्च क्षमता वाले प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षाविदों को तैयार करने का भी इनके पास पूरा आपके पास जिम्मा है। MYAS याद रखिएगा, MYAS की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए आपके पास जो है हमारे पास जो पूरा खेल और युवा मामले के जो भी मंत्रालय की जो भी योजनाएं होती है उन सभी के लिए काम करता है। जैसे खेलो इंडिया हो गया, NSF हो गया, टॉप्स जो है आपके पास टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, फिट इंडिया है, सभी आपके पास कर रहा है। और स्टेडियमों के निर्माण और नवीनीकरण 1982 में एशियन खेलों के लिए भी किया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, इंदिरा गांधी खेल परिसर है, मेजर ध्यानचंद खेल नेशनल स्टेडियम है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स है, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज है। इन सभी का जो नियम
इनके सभी का रख रखाव का काम साई के पास ही है, ये भी आपको ज़्यादा ध्यान रख लेना है। और इसका जो दृष्टिकोण और रणनीति की बात की जाए तो खेलों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सहित उत्कृष्टता को बढ़ावा देना जटिल और बहुआयामी है। ये आपको याद रख लेना। रणनीतियों के अंदर क्या क्या शामिल है, पहला पॉइंट इसके अंदर शामिल है खेल विकास और उत्कृष्टता के ऊपर काम करना। इसका मेन जो प्राइमरी फोकस रहा है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। पहला काम तो इसका यही है। दूसरी बात की जाए तो आपके पास मैं बता रहा हूँ आपको कि जो साई है, ये हमारे पास मेनली खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम करने के ऊपर काम किया था इसने। ओलंपिक और स्वदेशी खेलों की प्रतिभा पहचान के लिए एक संचलित प्रणाली बनाने के ऊपर जोर दिया गया है। विभिन्न खेलों, विशिष्ट खेलों में उत्कृष्टता की संभावना वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, विभिन्न आयु और कौशल स्तरों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी भी साई के पास है। साथ ही लोग देखेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रमों, साई राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों एनएसएफ को शामिल करता है। अकादमियों और उत्कृष्टता केंद्रों के विकास, कॉर्पोरेट भागीदारी को प्रोत्साहित, कोचिंग विकास और पर्यवेक्षण में सुधार करने के बारे में बात की गई है। एथलीटों के वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता मजबूत करना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, क्या है तो ठीक है, लिख दिया ऐसे। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, जिसको याद रख लेना NCOE कहा जाता है, ये आपके पास जो है भारतीय खेल प्राधिकरण ने ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE की स्थापना की है। वो राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए दूसरे और तीसरे विकल्पों के साथ एक प्रतिभा पूल प्रदान करते हैं। NCOE अभिजात वर्ग से लगाकर विकासात्मक स्तर तक एथलीटों को समायोजित करता है। अलग अलग 6 स्तंभ इसके अंदर रखे गए हैं। आप लोग देखेंगे 6 स्तंभों की बात की जा रही है। 6 स्तंभों के अंदर आप लोग देखेंगे तो आपके पास क्या क्या मामला है। एक तो एथलीट है, प्रशिक्षक, खेल विज्ञान सहायता, हाँ ये देखिएगा क्या क्या अत्याधुनिक सुविधा देती है, खेल विज्ञान सहायता, प्रशिक्षण वगैरह, ये सब आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 स्तंभ थोड़ा सा पॉइंट वाइज है तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। एथलीट, प्रशिक्षक, खेल विज्ञान सहायता, उच्च गुणवत्ता युक्त खेल और उच्च गुणवत्तायुक्त खेल का मैदान, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और आवश्यकता अनुसार आहार दिया जाएगा। और दृष्टिकोण एक ही है, एथलीट केंद्रित, कोच चालित, याद रख लेना, एथलीट केंद्रित और कोच के द्वारा चलेगा और एथलीटों का ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCO जो है 23 प्राथमिकता वाले विषयों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां भारतीय एथलीट अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के मजबूत प्रदर्शन और पदक क्षमता के ऊपर काम करता है। खेल विज्ञान सुविधाएं जो है पटियाला, बेंगलोर, कोलकाता में सुविकसित है। अन्य केंद्रों के उन्नयन की योजनाएं बनाई जा रही है। खेल प्रोत्साहन योजनाओं में एक तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE, साई प्रशिक्षण केंद्र STC, SAG विस्तार केंद्र NSTC, नियमित विद्यालय, स्वदेशी खेल मार्शल आर्ट के ऊपर काम करने की बात हो रही है और अखाड़े के ऊपर भी जोर देने की बात इसके अंदर की गई है। अभी वर्तमान के अंदर बात की जा रही है तो साई के क्षेत्रीय केंद्रों का जो है कहाँ कहाँ है, बेंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ, गांधीनगर, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन इसका है नहीं। ठीक है। शैक्षणिक इकाइयों की बात की जाए तो एक तो आपके पास पटियाला जो NIS है, आपके नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है, वो भी सही कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी जो है LNCP, यहाँ से भी BPED करने का सपना कई बच्चों का होता है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ये आपके पास है, इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा सवाल बनता है दोनों के दोनों का और एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आगे बात की जाए तो आपके पास टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जो मैंने पहले डिस्कस कर दी है, जो भी आपके युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा सितंबर 2014 के अंदर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम तैयार की गई थी। और इसका मेन जो था मामला एथलीटों के प्रबंधन के लिए एक तकनीकी सहायता टीम बनाने, और अप्रैल 2018 में इस योजना को नया रूप दिया गया। टॉप्स ओलंपिक पैरालंपिक खेलों के अंदर एथलीटों को समग्र सहायता प्रदान करने का काम करेगा। और इसके अंदर क्या होगा, ओलंपिक प्राप्त कर सकने वाले एलिट यानी विशिष्ट खिलाड़ियों की पहचान कर समिति द्वारा की जाती है और टॉप्स एलिट एथलीट आइडेंटिफिकेशन कमेटी के द्वारा इसको किया जाता है। और जो तय करती है उस कमेटी का नाम भी आपके पास टॉप्स एथलीट आइडेंटिफिकेशन कमेटी है। इसमें आपके विदेशी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा खिलाड़ियों को, साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अंदर भागीदारी, उपकरण प्रावधान, कोचिंग शिविर दिया जाएगा और 50,000 रुपये का हर महीना पैसा मिलेगा उनको। और टॉप्स एक प्रमुख कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारत के शीर्ष एथलीटों को ओलंपिक के लिए पदक जीतने के लिए तैयार करना है।
उसके बाद हम लोगों ने एक अलग से आपके चला रखी है एमओसी, मिशन ओलंपिक शेल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टॉप योजना के तहत, मिशन ओलंपिक शेल टॉप योजना के तहत चयनित एथलीटों की सहायता के लिए एक समर्पित निकाय है। एमओसी की अध्यक्षता, याद रखिएगा, एमओसी की अध्यक्षता भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक करते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। तो साई के चेयरपर्सन आपसे पूछ सकते हैं, महानिदेशक पूछ सकते हैं, तो सुजाता आपके पास चतुर्वेदी इसकी महानिदेशक है, साई की महानिदेशक, ये भी आपको याद रख लेना है। साई की महानिदेशक आईएएस है ये, और ये अभी वर्तमान की जो डीजी है आपके साई की, सुजाता चतुर्वेदी। वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री जो राजस्थान के, तो आपको पता राज्यवर्धन सिंह जी है, पर सेंटर में मनसुख मंडाविया है, और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री आपसे पूछ ले रक्षा खडसे है, दोनों याद रख लेना है। रक्षा खडसे जो है आपके महाराष्ट्र से आती है, और मनसुख जो है वो आपके पास गुजरात के बहुत नामी लीडर हैं अपने समय के, तो ये ध्यान रख लेना है। इसके अंदर बात की जाए तो आपके पास राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि इसके अंदर होंगे, एसएआई के परियोजना अधिकारी, अन्य अधिकारी जिसमें होंगे, और एमओसी जो मिशन ओलंपिक शेल का उद्देश्य क्या है, एथलीटों को सर्वोत्तम सहायता प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं और तरीकों पर बहस करना, चर्चा करना और निर्णय लेने के ऊपर काम होगा। एमओसी के फोकस क्षेत्रों के अंदर क्या क्या शामिल है, तो देखिएगा, इसके अंदर एथलीटों का चयन, बहिष्करण और प्रतिधारणा होगी। ऐसे प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण संस्थानों का चयन जो टॉप्स के अंदर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्या होगा, टॉप्स स्कीम के एथलीटों के लिए अनुकूलित कार्यक्रमों को मंजूरी देना, इन कार्यक्रमों को वित्त पोषण देने का भी काम रहेगा, एथलीटों के ऊपर निगरानी करना, ये सब आपको याद रखना, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और भारत को एक महान खेल राष्ट्र बनाने के लिए खेलो इंडिया गेम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के लिए आपको याद रख लेना है कि खेल और युवा मामले जो इसको कंट्रोल करता है, जो हमारा मंत्रालय है खेल और युवा मामले मंत्रालय, वो इसको कंट्रोल करता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो आपके पास उत्कृष्टता के लिए खेल के साथ साथ सभी के लिए खेल को बढ़ावा देना है, और इसके अंदर अलग अलग जो योजनाएं थी उनको विलय कर लिया गया है। एक तो आपके पास राजीव गांधी खेल अभियान जो था उसको शामिल कर लिया है, शहरी खेल अवसंरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना, ये सब इसके अंदर शामिल हो गई है, ये ध्यान रख लेना है। 16 अलग अलग विषयों के इसके अंदर चयन हुआ है, तीरंदाजी, एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, खो-खो, जूडो, कबड्डी, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, तैराकी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती। नाम याद रखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन इसका है नहीं। खेल को व्यक्तिगत विकास और सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय विकास और साधन के रूप में मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रावधान करा गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम 12 खंडों के अंदर विभाजित किया गया है। इनमें से 8 का क्रियान्वयन जो साई के द्वारा, और 3 को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, और 1 का राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है उसके द्वारा, तिरुवनंतपुरम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। सवाल आ सकता है टोटल कितने खंडों में विभाजित किया गया है, 12 में से 8 साई, 3 आपके पास MYOS जो मिनिस्ट्री ऑफ आपके पास यूथ एंड जो स्पोर्ट्स अफेयर्स है वो आपका कंट्रोल करती है, पूरा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वो आपके पास कंट्रोल करेगी, और 1 को लक्ष्मीबाई संस्थान करेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। साई के लिए कौन कौन से गेम्स, यहाँ पर क्या क्या 8 चीज़ें दी गई है, तो आपके पास खेल मैदान का विकास, राज्य स्तरीय खेलो इंडिया कार्यक्रम केंद्र, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता, प्रतिभा खोज और विकास, और ये सब आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं। यदि आप लोग देखेंगे, युवा मामले 3 चीज़ों के लिए रखेगा, महिलाओं के लिए खेल, खेल अवसंरचना का उपयोग, निर्माण उन्नयन और शांति और विकास के लिए खेल। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान क्या करेगा, सामुदायिक कोचिंग विकास करेगा। खेलो इंडिया केंद्र, वर्तमान में देश भर में कुल खेलो इंडिया केंद्रों की संख्या 960 है, जिनमें से 715 केंद्र वर्तमान के अंदर सक्रिय है, ये भी आपको याद रख लेना है। राजस्थान में पहले खेलो इंडिया केंद्रों की संख्या 33 थी, वर्तमान में बढ़कर 51 हो गई है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। फिट इंडिया मूवमेंट जो कि आपके पास 2019 के 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन लॉन्च किया गया। उद्देश्य फिटनेस को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना, अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की दिशा और व्यवहारिक परिवर्तन लाना इसका मिशन था, और मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। ये आपके पास मुख्य उद्देश्य ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं।
फिट इंडिया का क्या महत्व हो सकता है, शायद ही इसमें कोई पढ़ने जैसी बात है, आप सबको पता ही है, एग्जाम में भी सवाल आएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2018 के अंदर मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। खेलो इंडिया स्कूल गेम इसका पहले नाम था, 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया है। जनरली जनवरी या फरवरी के अंदर हर वर्ष आयोजित होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। और इसकी जो पूरी की पूरी उद्देश्य है, खेलो इंडिया पहल के तहत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा का पहचान करना। 2023 का आयोजन तमिलनाडु के अंदर हुआ है, तमिलनाडु के अंदर जनवरी 2024 में हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है आपके पास बिहार में होने जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में पहली बार प्रस्तुत की गई, 2014 में इसे वापस लाया गया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका भी उद्देश्य क्या है भाई, सीधे सीधे मामले खेल से संबंध उद्देश्य होगा, ये आप पढ़ना है भैया। राजस्थान राज्य खेल परिषद जो कि आपके राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसकी स्थापना 1957 में होती है। वर्तमान के सीईओ नीरज के पवन है। और ध्यान रख लेना, राजस्थान में खेल गतिविधियों के विकास और राज्य के खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए राज्य स्तर का सर्वोच्च निकाय है। जिस तरह से सेंटर में SAI है, उसी प्रकार से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है। 1957 के अंदर इसकी स्थापना होती है। राजस्थान राज्य सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत इसका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो रखा है। इसके संरक्षक हमेशा राज्यपाल होते हैं, उप संरक्षक इनके मुख्यमंत्री और अध्यक्ष होते हैं, परिषद के मुख्य कार्यकारी होते हैं, वो आपके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, इसमें आपके पास राज्य सरकार द्वारा 12 से अधिक नामांकित सदस्य होते हैं, 6 पदेन सदस्य होते हैं। ऐतिहासिक नेतृत्व जो है VG काटनेकर परिषद के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष जो है डॉक्टर नीरज कुमार पवन जो साहब है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। खेल नीति का मसौदा जारी, राजस्थान की राज्य खेल नीति 2013 के अंदर आई है, ये भी ध्यान रख लेना है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं इसके अंदर है। खेल गतिविधियों का ध्यान रखना, टोटल खेल गतिविधियों प्रशासनिक कार्यों के लिए 483 पद सृजित किए हैं। 235 अधिकारी संवर्ग में शामिल है। परिषद के अंदर आप लोग देखेंगे 103 पद भरे गए हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इतना सवाल आएगा नहीं। जिला खेल प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं। जिला खेल अधिकारी की भूमिका क्या है, तो आपके पास विभिन्न खेलों के प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी कोई इस पर सवाल बनेगा नहीं। राजस्थान राज्य खेल नीति कब आई है, 2013 में। ग्रामीण ओलंपिक, पहले ग्रामीण ओलंपिक में ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए 25 से 40 लाख खिलाड़ी शामिल हुए हैं। उपलब्धियों के अंदर महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जैसे हमारे पुरस्कार राज्य सरकार देती है। और इसके अंदर भी पैसे बढ़ाए गए हैं। ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार के अंदर उल्लेखनीय वृद्धि। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के लिए 3 करोड़ तक रुपए देने की प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। रोजगार दिए जा रहे हैं, ये सब बातें आपको पता ही रख लेनी है, ठीक है। संस्थागत समर्थन मिल रहा है। और राजस्थान के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान खेल पंजीकरण मान्यता संघों का विनियम अधिनियम 2005 द्वारा शासित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। और हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नेशनल पार्टिसिपेंट तक को 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सबको मैंने नीतियाँ इन सब से संबंध में पूरा पढ़ा दिया है। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं आपको लिंक भेज दूँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।